ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दिखाया था, एनसीईआरटी आधारित सतत पोषणीय विकास। आप लोग कई बार ये टर्म सुनते होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन कई सारे लोगों को इसका मतलब नहीं समझता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है फ्रेंड्स इस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल करना, ठीक है, इस तरह से करना कि आपकी मतलब कि वर्तमान पीढ़ी की जो जरूरत है वो पूरी पूरी हो जाए, और भावी पीढ़ी मतलब आपके आने वाली जो पीढ़ियां है, जो आपके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करने लायक संसाधन बचे रहे। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इस तरह से डेवलपमेंट करो कि आने वाली पीढ़ियों के जरूरतों के साथ में हम खिलवाड़ ना करें, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमको जो है रिसोर्सेज का केयरफुल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको रिसोर्स कंजर्वेशन भी कहा जाता है। हम लोगों को रीयूज करना पड़ेगा, जो चीजें हम लोग फालतू में यूज करते हैं, जो काम की नहीं होती, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आप लोग देखिए, हमको रिड्यूस करना पड़ेगा कंजम्पशन, तब जाकर तो हम संसाधन बचा पाएंगे। अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ध्यान से समझिए आप सब लोग, ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक ध्यान से समझना है। अगर हम संसाधनों के उपयोग में वृद्धि ला देंगे तो आपको लगता है कि सतत पोषणीय विकास हो पाएगा? आप खुद सोचो कि आपने बहुत सारा पेट्रोल यूज कर लिया। आज आप जो है मान लो महीने के अंदर में 10 लीटर पेट्रोल यूज करते हो, और आप सब लोगों ने जो है अभी 20 लीटर पेट्रोल यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको लगता है आपके बाल बच्चों के लिए और उनके आपके नाते नातियों के लिए, पोते पोतियों के लिए, पर पोतियों के लिए जो है बाइक में पेट्रोल बचेगा करके? ठीक है, कैसे स्टंट मारेंगे वो लोग, कैसे चलाएंगे गाड़ी? ठीक है, बोलेंगे मेरे परदादा परदादी ने जो है सारा का सारा पेट्रोल खत्म कर दिए। तो अगर आपने संसाधनों के इस्तेमाल में वृद्धि कर दी तो फ्रेंड्स ये क्या है, आपका सतत पोषणीय विकास के अंदर में सहायता नहीं करेगा। तो बी एलिमिनेट करना है आपने, जहां जहां बी है एलिमिनेट करो। देखो, बी है एलिमिनेट करो, बी है एलिमिनेट करो। आंसर जो है आप खुद ब खुद पहुंच गए उसके पास में, ठीक है। आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर आ गया। अब जो है फ्रेंड्स आगे में हम लोग और भी जो है क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जहां जहां भी फ्रेंड्स सेशन को शेयर कर सकते हैं शेयर कर देंगे, और सेशन को लाइक भी करते चलेंगे अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूं। या एनसीईआरटी के आप लोगों की देखिए, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, हो सकता है बीपीएससी में पूछ ले, हो सकता है DSSB में भी पूछ ले आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें एक और क्वेश्चन की, ठीक है, टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऐसा ही एक क्वेश्चन फ्रेंड टीआरई के अंदर में भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग यहां पर में देखिए आपका एसटेट एसएसटी के अंदर में, सीटेट में और टीआरई में, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि अभी टॉरिड जोन होता क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए इसको फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर में, ये जो आप लोगों का उष्ण कटिबंधीय, अरे भाई उष्ण कटिबंधीय तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ चला गया? देखिए डर गया, इतनी गर्मी लग रही है उसको कि गर्मी लगी, ठीक है। चलिए आ गई पीपीटी आप लोगों से, ओके। अरे ऐसे शर्माया मत कर बेटा, अपने ही लोग हैं सब, अपने ही हैं यहाँ पर में, अपने चंगू मंगू लोग सारे के सारे, ठीक है, अपना ही परिवार है, क्या इतना शर्मा जाने का, इतना भाग जाती है एकदम वहां पर में, कोई आया यहाँ पर में, देखो जैसे आप लोग 300 लोग भाग गई, शर्म आ गई यहाँ पर में, ठीक है, पगली, ठीक है। चलिए, तो टॉरिड जोन जो है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में याद रखेंगे आप सभी लोग, ऐसा जोन होता है आप लोगों का जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। दानिश सर ने देखिए यहाँ पर में पढ़ाया भी था आप लोगों को। देखिए, टॉरिड जोन वह जोन होता है आप लोगों का जहां पर में आप लोगों की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी लैटिट्यूड्स आप लोगों के आते हैं, ठीक है, उसको टॉरिड जोन कहा जाता है, ओके। तो यहां पर में आप देख लीजिए कि ये एरिया, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है, और ये है आप लोगों का मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जितना भी एरिया है वो टॉरिड जोन या फिर आपका ताप कटिबंधीय, इसको उष्ण कटिबंधीय भी कहा जाता है। ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स। ये ताप कटिबंधीय को ना शास्त्रों के अंदर में, जो हमारे एनसीईआरटी नामक शास्त्र है उसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहा गया है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से भी इसको जानते हैं। और आपको बता दूं मैं कि यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ पर में इन सारे जगह के ऊपर में ही सूरज ऐसा जो है वो मूव, कभी सूरज यहाँ पर में दिखता है एग्जैक्टली इसके ओवरहेड में, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो फिर कभी यहाँ कभी यहाँ, क्योंकि हमारी पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है इस कारण से। तो इसके जितने भी लाइन से इसके बीच में हर लाइन पर सूरज कम से कम साल में एक बार तो भी आपके ओवरहेड जरूर आएगा, आपके एग्जैक्टली ऊपर में जरूर आएगा, ठीक है। तो यहां पर में क्या होता है फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि कम से कम एक बार तो भी सूरज जो है वो आपके सर के ऊपर में जरूर पड़ेगा, और एकदम सीधी रेखा पड़ेंगी। जैसे कि आप लोगों को बता दूं 21 जून को सूरज की सीधी किरणें यहां पड़ती है, यहां पर में,
ठीक है, फिर सूरज जो है आपका यहाँ पर में दक्षिणायन की तरफ में जाने लगता है, ठीक है, इधर में आप देख रहे हो इधर में। फिर जो है आप लोगों का जो है करीब 23 जो 23 दिसंबर रहता है आप लोगों का, ठीक है, उस दिन क्या होता है, सूरज की सीधी किरणें कैप्रिकॉन के ऊपर में, ये जो मकर रेखा है उस पर पड़ती है। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली कोई ना कोई रेखा पर सूरज की सीधी किरणें साल में कम से कम एक बार जो है वो पड़ती है, और सीधी रेखा पड़ती है। और जब सीधी एकदम, मान लीजिए आपको गोली ऐसे साइड से छूकर निकल जाए, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, आपको बुरा लगेगा, आपको खून भी निकलेगा, लेकिन आपको बुरा लगेगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन उतनी जोर के नहीं लगेंगे ये गोली, लेकिन एकदम सीधी आके एकदम खंजर एकदम सीधा लग जाए आपको, तो ज्यादा वार करेगा, ज्यादा जो है आपको नुकसान करेगा, ठीक है। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स, यहां सीधी रेखा पड़ती है एग्जैक्टली ओवरहेड, इसी वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आप लोगों का, ये याद रखना है। बाकी जगह पे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वहां रेखाएं तिरछी पड़ती है, स्लांटिंग, तिरछी सूरज की किरणें जाती है वहां पर में। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी किया हुआ भी था। टॉरिड जोन जो है मैक्सिमम हीट रिसीव करता है क्योंकि मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड आता है आप लोगों का। ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आपको कराया था मैंने, ठीक है। आगे में भी आप लोग देखोगे कि आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको मिलने वाले। ए और बी कथन ध्यान से पढ़े। वेद समाज की स्थापना 1864 के अंदर में मद्रास में हुई थी। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज तो ये है आपको कि कई बार आपको ये बताया था मैंने कि वेद समाज जो है आपका वो ब्राह्मो समाज से प्रेरित था। बार बार आप लोगों को लेक्चर के अंदर में करवाया हुआ है। मैं आपको वो स्लाइड भी दिखाता हूँ जो स्लाइड से मैंने आपको वो करवाया था। देखिए यहाँ पर मैं वेद समाज एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आपका, मद्रास के अंदर में, चेन्नई में 1864 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये किससे इंस्पायर्ड था? ये ब्राह्मो समाज, बंगाल का जो ब्राह्मो समाज था उससे इंस्पायर्ड था, ना कि आर्य समाज से, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर में कि इसके ऊपर में हमने ये वाली स्लाइड से कई बार मैंने आपको बताया है, ठीक है, इस पॉइंट को। तो वेद समाज की स्थापना चेन्नई या मद्रास के अंदर में उस समय के 1864 के अंदर में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये आर्य समाज से नहीं, किससे इंस्पायर्ड था? आप लोग आंसर करेंगे, एक एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा इसको, ठीक है। ये आपको बीपीएससी में भी बिल्कुल काम आएगा क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। तो वेद समाज की स्थापना 1864 के अंदर में मद्रास में हुई थी। और वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था? नहीं था, ठीक है। किससे प्रेरित था आप लोग बताइए यहाँ पर में, ठीक है, जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है फ्रेंड्स आपका कि 1817 में जेम्स मिल, उन्होंने क्या किया, एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल नाम के एक व्यक्ति ने, ठीक है, 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जो 3 भागों में प्रकाशित थी, 3 वॉल्यूम के अंदर में। क्या ये 3 वॉल्यूम के अंदर में थी? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज यहां पर में ये साफ है कि जेम्स मिल जो थे उन्होंने जो आपका एक बुक लिखी थी, ठीक है, 3 वॉल्यूम के अंदर में आपकी। जेम्स मिल 1817 में, जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पॉलिटिकल वो इकोनॉमिस्ट भी थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से पुस्तक लिखी उन्होंने। तो कब लिखी थी? 1817 में जेम्स मिल ने एक पुस्तक, 3 वॉल्यूम की पुस्तक थी, मतलब 3 खंड थे उसके। इसमें उन्होंने 3 कालखंडों में भारत के इतिहास को बांटा। हिंदू इंडिया, मतलब जो सबसे पुराना था उसको उन्होंने हिंदू इंडिया कहा, जो उसके बाद आया उसको मुस्लिम इंडिया, और फिर बाद में कहा कि अभी ब्रिटिश इंडिया चल रहा है उस समय काल को, ठीक है। मध्यकालीन भारत को उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कहा। तो उन्होंने कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया था? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी लोग, कौन से 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया है, जल्दी जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए। यहाँ पर में हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ये 3 कालखंडों के अंदर में उन्होंने विभाजित किया था। 1817 में स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जेम्स मिल, उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का ब्रिटिश इतिहास नामक किताब लिखी थी। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 कालखंडों में उन्होंने विभाजित किया था, ठीक है। ये आप देख सकते हो। यहाँ पर में भी आपको दिया हुआ है कि भाई एंशियंट मेडिवल, यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर मैं करेक्शन में मैंने कर दिया था कि मेडिवियल जो है ऐसे किया था, जबकि वो स्टेटमेंट आप लोगों का, ठीक है, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 3 प्राचीन, मध्य और आधुनिक में नहीं, बल्कि कौन से में बांटा था आप लोग बताएंगे। पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, क्योंकि दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। और दूसरा वाला क्यों गलत है इसका आंसर एक बार कमेंट में जरूर बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट इसकी बात करें, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख जो है इसको लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या है? उसमें कौन सी समानता है? ठीक है, लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से जानते हैं। तो लद्दाख
लिटिल तिब्बत क्यों कहलाता है, एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। किस चीज की समानता है लद्दाख के अंदर में? वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, वहां पर में उनकी भौगोलिक जो है समानताएं तो है ही। आप लोगों को पता है कि तिब्बत के अंदर में और लद्दाख के अंदर में जो है आप लोगों को कई सारी भौगोलिक समानताएं देखने के लिए मिलेंगी। पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पठारी क्षेत्र है ऊपर वाला आपका, तो भौगोलिक समानताएं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी वहां पर में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको रिलीजियस जो है यहाँ पर में रिलीजियस धार्मिक समानता आप लोगों को वहां पर में देखने के लिए मिलती है। बौद्ध धर्म जो है आपको तिब्बत में भी देखने के लिए मिलेगा और बौद्ध धर्म आप लोगों को लद्दाख के अंदर में भी देखने के लिए मिलेगा। तो धार्मिक समानताएं वहां पर में है ही, और वैसे भी आप देखोगे कि सारे ही जगह पे सारे ही ऑप्शन के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। सिमिलर कुजिन्स और समान भाषा, तो ये सारी की सारी ही चीजें जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों को समान रूप से एक जैसी जो है वहां पर में दिखाई देती है। इसी वजह से, ठीक है, आप लोग देखोगे कि इसको जो है लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा समानता आपको इसलिए भी दिखती है, दो कारण है। एक तो यहाँ पर में तिब्बत यहाँ पर में है आपका, लद्दाख यहाँ पर में और तिब्बत जो है यहाँ पर में आपका। तो क्या होता था ना कि यहाँ से जो मध्य भारत से जो मुस्लिम व्यापारी जाते थे, ठीक है, तो वो लद्दाख होते हुए जाते थे तिब्बत, ठीक है। इसी वजह से वो कल्चर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी हुई आने जाने के कारण, और बौद्ध धर्म भी यहीं से पहुंचा है, ठीक है, लद्दाख होते हुए ही पहुंचा है वहां पर में। इसी वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आदान प्रदान हुआ है, और आंसर जो है आप लोगों को यहाँ पर में डी हो जाएगा कि दोनों के कल्चर के अंदर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी, ठीक है, कजिन्स के अंदर में लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी, रिलीजियस सिमिलैरिटी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, नहीं वाला पूछा है आप लोगों से, कौन सा वाला कथन सही नहीं है, ठीक है। तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। तो क्या यह बात सही है कि भगत सिंह और उनके जो साथी थे उन्होंने इसकी स्थापना की, ठीक है, भगत सिंह और उनके साथियों ने, ठीक है। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना अमृतसर में हुई थी। अब आप देखो ऐसे क्वेश्चन ना सबसे इजी होते क्योंकि इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है, ठीक है। आपका जन्म, आपका जी आपका, आप अपने आप को सोचिए, आपका जन्म, अगर मैं कहूं कि आपका जन्म जो है वो इंडिया में हुआ था या आपका जन्म जो है वो युगांडा में हुआ था, तो बताओ दोनों में से दोनों एक साथ सही हो सकते हैं क्या? आपका खुद का पीहू, ठीक है, दीपा, राहुल, ब्यूटी, काजल, हंसराज, ठीक है, नैतिक, अमन, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर मैं, सत्याराम, शिवानी, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग सभी लोग, ठीक है। क्या आपका जन्म इंडिया में और युगांडा में एक साथ हो सकता है क्या? ठीक है, अमन बरार जी, आपका जो है ना वो रिफंड जो है वो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आप एक बार आपका स्टेटमेंट चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर में क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर में क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर में आप लोग देखिए कि इसकी स्थापना जो है पंजाब में नहीं दिल्ली के अंदर में हुई थी, फिरोज शाह कोटला के अंदर में। तो सी जो है वो आपका गलत है क्योंकि पंजाब में नहीं हुई थी उसकी स्थापना, दिल्ली में हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एग्जाम से पहले भी आपके कि 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, और भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर में, ठीक है, भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। प्लस फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसकी स्थापना कहां पर में हुई थी? दिल्ली के अंदर में हुई थी, दिल्ली फिरोज शाह कोटला के अंदर में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर में इसकी स्थापना हुई। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो आप देख सकते हो कि दिल्ली में 1928 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा। यहाँ देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में है, ठीक है। और जो है इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हियर, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद, जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए जो है बहुत गहरी आवाज की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद ये जो है इन्होंने बात कही थी, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने जो है फ्रेंड्स ये रिवॉल्यूशनरी संगठन की स्थापना की थी फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली के अंदर में 1928 में। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन्होंने जो है फ्रेंड्स साउंडर्स की हत्या भी कर दी थी, ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। लाला लाजपत राय की मौत कैसे हो गई थी? इनकी मौत हो गई थी फ्रेंड्स एक्चुअल में जो साइमन कमीशन था उसका विरोध करते करते लाहौर में, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उस पुलिस वाले के ऊपर में गोली चला दी थी, जिसके वजह से, जिन लोगों के वजह से जो है लाला लाजपत राय के ऊपर में लाठियां बरसाई गई थी। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने साउंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है, जिसके कारण बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आजाद जो है वो फरार हो गए थे।
तो आंसर यहां पर में जो है फ्रेंड्स एकदम सिंपल सा है, अपने को ने याद रखना है कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, सही बात है। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, फिरोजशाह कोटला में, सही है। HSRA के सदस्यों ने सांडस नामक ऑफिसर की हत्या की थी लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक चीज बताइए, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक वस्तु है, ठीक है, मान लो ये एक वस्तु है, इसको रिसोर्स कौन बनाता है? रिसोर्स वह चीज होती है जो आपके काम आती है। ठीक है, हर वह चीज जो आपके काम आती है वो एक रिसोर्स है। ठीक है, हर वह चीज जो आपके काम आए वो रिसोर्स है। ठीक है, ब्लर दिख रहा है हंसराज जी? बिल्कुल ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, मैं अपने तरफ में भी यहाँ पर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, तो बिल्कुल बराबर से दिख रहा है। तो हर वह चीज, ठीक है, जो आपके काम आए, ठीक है, जिसका यूज हो, वो रिसोर्स होती है आपकी, जो काम आए आपकी। तो उसकी यूटिलिटी या यूजिबिलिटी, उपयोगिता, अगर ये मेरे काम में है, जैसे यहाँ पर मैं ये देखिए मेरा चरणदास, इसका नाम हमने चरणदास रखा अपने पेन का, तो ये जो चरणदास है ये अपने काम आ रहा है, लिखने के काम आ रहा है ना अपने। ठीक है, तो ये सब्सटेंस क्या हो गया? रिसोर्स हो गया हमारे लिए, एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसकी उपयोगिता है, तो उपयोगिता जो है उसको रिसोर्स बनाती है किसी भी चीज की। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हो, दानिश सर ने आप लोगों को पढ़ाया था कि रिसोर्स मतलब हर वह चीज जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे, यूजफुल हो इंसानों के लिए, वो रिसोर्स कहलाती है। और कोई भी चीज की यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता, ठीक है, वो क्या करती है? उस चीज की उपयोगिता उस सब्सटेंस को रिसोर्स बनाएंगी। ठीक है, उपयोगिता। तो यूटिलिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है, क्योंकि रिसोर्स की डेफिनेशन ही है कि इंसानों के काम आए, वो चीज इंसानों के काम आ रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, जो बुक्स है आपकी, वो सब क्या है? सबकी यूटिलिटी, और ये यूटिलिटी ही आपकी, ये जो काम आते हैं आप लोगों के, ठीक है, तो यूटिलिटी जो है वही आप लोगों को क्या करती है? रिसोर्सेज बनाती है उस चीज को। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इट वाज ड्यूरिंग शाहजहां रेन, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। ठीक है, देखिए शाहजहां के समय काल के अंदर में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कई सारे जो है वास्तुकला की चीजें बनी। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ठीक है, आपकी जो मस्जिद है दिल्ली के अंदर में, ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद, वो सब जो है फ्रेंड्स शाहजहां के समय काल के अंदर में ही बनाई गई। शाहजहां ने क्या किया? जितने भी अलग अलग तत्व थे, मतलब अलग अलग जो डिजाइन थे, अलग अलग जो एलिमेंट्स थे मुगल आर्किटेक्चर के, उनको फ्यूज किया, उनको एक साथ लेकर आया ताकि और भव्य इमारतें बनाई जा सके। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के अलग अलग तत्व जो थे उनका संश्लेषण किया गया, उनको एक साथ मिला दिया गया। क्या होता था कि पहले किसी राजा के समय में अलग तरीके से चीजें होती थी, अलग तरीके के भवन बनते थे। ठीक है, किसी राजा के समय में, किसी मुगल शासक के समय में अलग तरीके के बनते थे। तो उन्होंने क्या किया? सबको मिला दिया एक साथ। ठीक है, ताकि और बेहतर, जो जैसे किसी के दरवाजे अच्छे बनते थे, किसी के गुंबद अच्छे बनते थे, उन सबको मिला दिया। ठीक है, उसके शासन में जो है अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में उसके शासनकाल के दौरान जो है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी आपकी चलती रही। तो आप लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली के अंदर में, आगरा में ताजमहल, दिल्ली के अंदर में लाल किला आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही है। अब देखिए, शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला के अलग अलग तत्वों को फ्यूज किया गया, मिला दिया गया। क्यों मिलाया गया? भाई बैठे थे, एक काम करे, कुछ काम हो नहीं रहा था, ठीक है, बैठे थे और वहां पर मैं सारे तत्व मिला दिए। तत्व मिला दिए इन द सेंस कोई ऐसा कोई हाथ में लेकर नहीं मिला दिए। मिला दिए का मतलब है कि अलग अलग जो शैली थी, अलग अलग प्रकार की जो कलाएं थी, उसको मिला दिया गया। इसको ना एक साधारण एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो कि आपकी सासू माँ, आप जो है एक अलग तरीके से बिरयानी बनाते हो, आपकी सासू माँ अलग तरीके से बिरयानी बनाती थी, और आपकी पर सासू माँ अलग तरीके से, और उनकी सास अलग तरीके से। अब हर किसी के जो है खाने में अलग अलग तरीके का टेस्ट आता था। कोई जो है काली मिर्च डालता था, कोई नमक डालता था ज्यादा, कोई जो है वो हल्दी ज्यादा डालता था। अब आपने क्या सोचा? एक काम करते हैं यार, ठीक है, सबका तरीका जो है ना उसको मिला देते हैं और फिर अपनी बिरयानी बनाते हैं, और अच्छी बनेंगी, सबको पसंद आएंगी। तो वैसा वाला अलग अलग तत्वों को मिला देने का मतलब ही यही है कि अलग अलग जो कलाएं थी, अलग अलग जो शैलियां थी, उनको मिला दिया उन्होंने मुगल काल की, मुगल वास्तुकला की। और ऐसा क्यों कर पाए वो? क्योंकि इतना ज्यादा निर्माण कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसी वजह से मिलाया उन्होंने, क्योंकि बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा था अलग अलग जगह पे। तो निर्माण कार्य चल रहा था। ठीक है, अरे वेज बिरयानी की बात करो यार, कौन था ये? हम नहीं खाते सर। ठीक है, वेज बिरयानी की बात करो, वेज बिरयानी। ठीक है, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर एक्सप्लेन्स ए। आर जो है वो रीजन जो है वो ए को एक्सप्लेन करता है कि क्यों शाहजहां के समय काल के अंदर में मुगल वास्तुकला में, ठीक है, आपको संश्लेषण देखने के लिए मिला, आपको जो है यहाँ पर में हार्मोनियस सिंथेसिस देखने के लिए मिलता है।
ठीक है, क्योंकि उनके समय काल के अंदर में कई सारे निर्माण कार्य चल रहे थे, विशेषकर दिल्ली और आगरा के अंदर में। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग जो है थोड़ा अपने तरफ से भी जूम कर सकते हो, स्क्रीन को ऐसा पिंच आउट करोगे तो जूम होता है, ठीक है, अपडेटेड यूट्यूब के अंदर में। तो शाहजहां के समय काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व, ठीक है, उसका संश्लेषण किया गया, मतलब कि उनको आपस में मिलाया गया, हार्मोनियस सिंथेसिस किया गया, क्योंकि उनके समय काल के अंदर में आपको काफी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देखने के लिए मिल रही थी, विशेषकर आगरा और दिल्ली के अंदर में। ठीक है, चलिए, इन्होंने दीवाने खास और दीवाने आम भी बनवाया था दिल्ली में, लाल किले के अंदर। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए, राजस्व वसूली की वह व्यवस्था जिसमें महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हुई, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। तो महलवारी बंदोबस्त जो है, महलवारी बंदोबस्त, इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। ठीक है, क्या ये बात सही है? कारण राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका ना आप लोग यहां पर में देखिए, हॉल्ट मैकेंजी जो है उन्होंने क्या किया, इस प्रथा को जो है डिवाइस किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। आपको बताया था मैंने कि हॉल्ट मैकेंजी जो है उन्होंने इस प्रथा को बनाया और राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को थी। ठीक है, तो इस व्यवस्था को क्या कहते थे आप? महलवारी कहते थे। मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, आप यहाँ लेक्चर में खुद देख सकते हो आप लोग। ओके, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है, महलवारी बंदोबस्त जो है, महलवारी बंदोबस्त, क्योंकि गांव को ही महल कहा जाता था, ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो गांव जो है फ्रेंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर में, इस वाले इलाके के अंदर में, ये वाला इलाका आपका, ठीक है, इस वाले इलाके के अंदर में, बंगाल प्रेसिडेंसी से नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ आप लोग। ठीक है, तो वहां पर में हॉल्ट मैकेंजी नाम के कांग्रेस अधिकारी थे, उसने इस नई व्यवस्था को लागू किया था। और ये जो व्यवस्था है आप लोगों की, ठीक है, इसमें क्या होता था, गांव का जो मुखिया होता था उसको राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी, और राजस्व इकट्ठा करके वो पैसा उसको अंग्रेजों को लाकर देना होता था। सिंपल सी चीज है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि राजस्व इकट्ठा करने की महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, और इसमें कंपनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान की थी, गांव के मुखिया की थी। लेकिन फ्रेंड्स, गांव के मुखिया की जिम्मेदारी थी, ठीक है, इसी वजह से हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की। ये सही है क्या? दोनों अपने आप में एकदम अलग अलग है। राजस्व वसूली की व्यवस्था, महलवारी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की, ठीक है, वसूलने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को थी। तो ये तो इंडिपेंडेंट अपने आप में सही है ना? क्या है, गांव के प्रधान को दी गई, इसी वजह से हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी क्या, कि गांव के प्रधान को दी जाएंगी करके, जमींदार को नहीं। ठीक है, तो राजस्व वसूलने की व्यवस्था, महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। ठीक है, और जो है इस व्यवस्था के अंदर में कंपनी तक राजस्व पहुंचाने की, या जो भी टैक्स का पैसा है वो पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है अपने आप में। बी की वजह से ए नहीं हुआ था, ठीक है, कि बी की वजह से कि गांव के मुखिया तक पहुंचानी थी, इसी वजह से हॉल्ट मैकेंजी आया और उन्होंने किया इसका इजाद। दोनों अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, कि भाई हॉल्ट मैकेंजी ने क्यों किया इसका इजाद, क्योंकि गांव के मुखिया इसके पेमेंट करते थे, गांव के मुखिया जो पैसे पहुंचाते थे, इस वजह से नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैं आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ठीक है, ये इधर साइड के अंदर में आप देख सकते हो, इधर में नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका है ना, पंजाब और यूपी वाला इलाका, वहां पर में इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। नाउ फ्रेंड्स, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर में क्यों बहुत ज्यादा जो है गेहूं का उत्पादन होता है? इसको जो है दुनिया का धान्यागार, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? विश्व का धान्यागार किसको कहा जाता है? विश्व का धान्यागार, ठीक है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, वहां पर में क्या हुआ कि एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि वहां पर में बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर में प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते बोल रहा है। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीपल डू नॉट यूज टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या बहुत ज्यादा गेहूं, बहुत ज्यादा पैदावार आप कर सकते हो क्या, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करो? अगर मान लीजिए कि आप पैदल पैदल जा रहे हो, ठीक है, और एक है आप गाड़ी से जा रहे हो, तो आप जल्दी कहां पहुंचोगे? किससे पहुंचोगे आप, पैदल पैदल या गाड़ी से?
ठीक है, ऑब्वियसली बात है, गाड़ी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो अगर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करोगे तो ज्यादा कैसे उगाओगे? ये तो उल्टा दिया हुआ है, तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बोल रहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते थे, जबकि इसका उल्टा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे वो लोग। यहाँ ए दिया है, काट दो इसको, तो ए और 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, ये लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते थे, ये बिल्कुल सही है, साइंटिफिक तरीके को इस्तेमाल करते थे यहाँ पर में फ्रेंड्स, जिसके वजह से यहाँ पर में पैदावार अच्छी खासी हो पाती थी। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने। तो ट्रैक्टर्स का साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर में बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से जो है इसको आप लोग ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे। देयर इज लैक ऑफ रेनफॉल इन दिस रीजन, वहाँ पर में वर्षा की कमी है। अब आप एक बात बताओ कि अगर आप जो है पेपर में, ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपके पेन में इंक की कमी हो जाए, तो आप अच्छा लिख पाओगे क्या? आप ज़्यादा लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे ना। तो वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में अगर से वर्षा की कमी रहेगी तो कैसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी? ये तो उल्टा लिखा है, बिल्कुल गलत है भाई, वर्षा अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, डी भी गलत है आप लोगों का, जहां जहां डी है उसको भी काट दो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि वहां के लोग जो है वो हार्ड वर्किंग है, और दूसरा इन्होंने अपने हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी किया है, साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। तो लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और वैज्ञानिक विधियों का ये लोग प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में पैदावार अधिक होने लगी और विश्व का धान्यागार इसको कहा जाने लगा। तो हमने क्या सीखा? ठीक है, हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 के अंदर में ये दिया हुआ है, साइंटिफिक मेथड जो है आप लोगों की कल्टीवेशन की, मतलब कि धान्य उगाने की, ठीक है, वो इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने जो है यहाँ पर में ऑलरेडी वो लोग जो है हार्ड वर्किंग तो है ही, ठीक है, प्रेरीज नाम का जो उत्तरी अमेरिका के अंदर में जो इलाका है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा भारत है, यहाँ पर में आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर में साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर में जो इलाका है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ के लोग है तो मेहनती, यूएसए और कनाडा के, ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने साइंटिफिक तरीकों को भी अपनाया है, जिसकी वजह से वहाँ पर में बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। और वो प्रेरीज के घास के मैदान भी है वहाँ पर में, इसी वजह से प्रेरी को ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं आप लोग। ठीक है, विश्व का धान्यागार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका डायरेक्टली बन गया एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए, line drawn on globes are known as latitudes and longitudes. What purpose do these lines serve? ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पर में इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि हमने ग्लोब के ऊपर में इमेजिनरी कुछ लाइंस ड्रॉ की है, कुछ खड़ी लाइन है, कुछ आड़ी लाइन है। जो खड़ी लाइन है उनको लॉन्जिट्यूड, देशांतर कहा जाता है, और जो आड़ी लाइन है उनको जो है लैटिट्यूड्स कहा जाता है, लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड। तो आपको बताना है उसका कारण क्या है। तो देखिए, ग्लोब के ऊपर में डिजाइन बनाने के लिए अच्छा लगेगा करके यहाँ पर में, ठीक है, मेहंदी जैसे आप लोगों ने लगा दी हाथों में, वैसे इसको डिजाइन बनाने के लिए किया क्या? नहीं, ठीक है, डिजाइन के लिए नहीं किया भाई, उसको लोकेट, ठीक है, प्लेस। क्योंकि क्या होता है ना, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर में, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये मान लेते हैं कि आप लोगों का एक जो है ये एक कोई भी हम लोग मान लेते हैं कि 50 डिग्री वेस्ट वाला लॉन्जिट्यूड है। ठीक है, और ये एक लाइन है आप लोगों की, ठीक है, ये एक लाइन है 30 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड। तो यहाँ पर मैं अगर कोई यहाँ पर मैं आकर रॉकेट गिर गया तो मैं कैसे बोलूंगा कहाँ पर मैं आकर गिरा? वो जहां पर मैं 50 डिग्री लैटिट्यूड और 30 डिग्री 50 डिग्री लॉन्जिट्यूड और 30 डिग्री लैटिट्यूड की जो लाइन आपस में मिलती है, कट होती है, वो जगह। तो ऐसे फ्रेंड्स इनको और छोटे छोटे और हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, जो लैटिट्यूड है इनको भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, तो उससे एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन का पता लगाने में हम लोगों को सहायता होती है। ठीक है, तो पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने में या स्थान का पता लगाने के लिए हम लोगों ने ये लाइन खींची है आपकी। ठीक है, कुछ लाइन खड़ी है इस तरीके से, ठीक है, और कुछ आड़ी लाइंस है, तो कौन सी दो लाइंस, कौन सी रेखाएं दो कट रही है वहां पर में, उस स्थान को दर्शाती है। ठीक है, तो लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर आपका। तो आपके कुछ इक्वेटर्स, ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स, इक्वेटर एक प्रकार का लैटिट्यूड है। ठीक है, ऐसी आड़ी लाइन है, और कुछ आप लोगों की जो है खड़ी लाइन है। जो खड़ी लाइन है आप लोगों की, उनको आप लोग देशांतर के नाम से जानते हो, और ये क्या करती है आप लोगों को जो प्लेस है उसको ढूंढने में मदद करती है। ठीक है, दोनों को अगर आप लोग मिलाकर देखोगे तो कोई भी इलाके का, कोई भी जो जगह है उसको आप लोग ढूंढ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा है उसको कहा जाता है फ्रेंड्स वायुमंडल।
ये वायुमंडल किसके वजह से बंधा हुआ है? ये हवा इधर उधर भाग क्यों नहीं जा रही कि इधर चला मैं उधर चला? हवा पूरी पृथ्वी के आजू बाजू में ही क्यों है, भाग क्यों नहीं गई हवा इधर उधर? ठीक है, ओके, जल्दी बताइए यहाँ पर में क्यों यहाँ पर में पृथ्वी की वायुमंडल पृथ्वी के यहाँ पर में घिरा हुआ है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण। तो देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसने पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो हवाएं है, उनको क्या किया है, ठीक है, घेरे रखा हुआ है अपने पास में। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर में यहाँ पर में आप लोगों को हवा मिलेगी और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों तरफ में घिरी हुई है। तो पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई पतली वायुमंडल की परत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो थमे हुए है। नाउ फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। जूट मतलब पटसन, जो आपका बोरे वगैरह बनाने के लिए, चावल के जो बोरे होते हैं, गेहूं के बोरे होते हैं, वो बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हो आप लोग, वो पटसन। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए कि क्यों पटसन जो है यहाँ पर में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बताइए जल्दी। तो पटसन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि ये बहुत ज्यादा जो एल्यूवियल सॉइल है आपकी, एल्यूवियल सॉइल मतलब होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मृदा के अंदर में अच्छे ढंग से विकसित होता है, बिल्कुल सही है। जूट या पटसन को उगने के लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई रेनफॉल इसको चाहिए होता है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च तापमान की जरूरत होती है। ठीक है, उच्च तापमान की जरूरत होती है और हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है। लो टेम्परेचर और लो रेनफॉल, तो ये तो दो स्टेटमेंट का अपोजिट हो गया। ये दो चीज एक साथ कैसे हो सकती है? ठीक है, यहां पर मैं आप लोग एक चीज देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पढ़ाया था पटसन। ठीक है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, भारत बांग्लादेश के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा के अंदर में होता है ये। ठीक है, आपको एग्जाम से पहले ही कराया था आप लोगों को, एल्यूवियल सॉइल में सबसे, जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छे ढंग से उगता है ये, और उच्च तापमान और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है इसको। ठीक है, उच्च वर्षा और उच्च तापमान और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, और आपकी जो आर्द्रता है, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, एकदम गीला गीला एटमॉस्फेयर होना चाहिए। भारत बांग्लादेश के अंदर में सबसे ज्यादा उगता है ये आपका। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, आपको कहा भी था कि आप लोगों ने सारी चीजें याद रखनी है। तो फिर से देख लीजिए एक बार, पटसन इसको क्या कहा जाता है, लिखिए आप सभी लोग कमेंट के अंदर में। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं आप लोग लिखेंगे कमेंट में जल्दी जल्दी से, हर एक बच्चा जल्दी से लिखेगा कि गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका एल्यूवियल सॉइल, जो आप लोगों की जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है, ये जलोढ़ मिट्टी वहां बनती है जहां पर में बाढ़ आती है ज्यादा, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट जहां पर में होता है वहां मिलेगी, और भारत के अंदर में और बांग्लादेश के अंदर में बहुत ज्यादा ये मिलती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है ये। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन के अंदर में। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने स्वराज शब्द को पहली बार अपनाया था? मतलब 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कल लेक्चर में आपको बताया था, सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, जूट को जो है गोल्डन फाइबर बोलते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में लिख भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जहां जहां शेयर कर सकते हो इस सेशन को शेयर कर देंगे। और अब तक अगर टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो स्वराज शब्द का इस्तेमाल जो है यहाँ पर में 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने इस समय अध्यक्ष थे। इसका मतलब यह है कि दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। आपको याद है क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से सीटेट के अंदर में कि दादा भाई नौरोजी कभी अध्यक्ष बने ही नहीं, तो वो गलत था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने 3 बार। ठीक है, आप लोगों ने लिखा भी है, कई सारे लोग हैं जो मैं कल कमेंट में देख रहा था, उन लोगों ने लिखा है कमेंट के अंदर में। तो जो भी आप लोगों से कहता हूं, ठीक है, उसको एक्टिविटी करते जाया करो। स्वराज शब्द का जो है पहली बार इस्तेमाल किया था कांग्रेस ने। वायुमंडल के में सर्वाधिक प्रतिशत किन 2 गैसों का है? कौन सी 2 गैसें सबसे ज्यादा पाई जाती है? जल्दी जल्दी से आंसर करते जाइए आप सभी लोग। आपके रिवीजन क्वेश्चन आप लोग आंसर करोगे यहाँ पर में। ठीक है, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि सबसे ज्यादा आप लोगों की जो गैसेज है सर्वाधिक पाई जाने वाली, वो है आपकी जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। कल ही आपको कराया था। अब आप मुझे जो है ना पहली 4 गैसेस का नाम बताइए। जिन भी बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है, कौन कौन है जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा, जल्दी से हाथ ऊपर कीजिए। मैंने देखा है कि कमेंट के अंदर में भी बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, मैंने जब कहा था कि आप लोग एक्टिविटी करो, तो जो बच्चों ने एक्टिविटीज की होंगी उनका फायदा होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो बच्चे सिर्फ सीटेट ही नहीं बल्कि जो है जॉब वाली एग्जाम भी क्लियर करेगा, और ये बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। बताइए पहली 4 जो गैसेस है आपकी, ठीक है, ये 2 गैसेस तो आपको पता चल गई है, तीसरी और चौथे नंबर पे कौन सी है वो भी आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 2 सबसे आम गैसेस कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से भी। मोस्ट कॉमन गैसेस तो वही है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो है आपकी सबसे कॉमन गैसेस है। 78% और 21%, तो मिलाकर ये 99% तो अकेला यही हो गया, 99%। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये।
ठीक है, अलग 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 बार, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया था, पहली 4 गैसेस कौन सी है, आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा। अगर नहीं भी लिखा है, अभी भी नहीं पता, तो अभी लिख दो, कम से कम अब लिख दो, चलो जल्दी से अब लिख दीजिए, ठीक है, कि पहली 4 गैसेस कौन सी है। तो पहले नंबर पे आपका नाइट्रोजन आता है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन की बारी आती है, थर्ड नंबर पे आर्गन है, और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहली 4 गैसेस आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये करवाया हुआ है कल आपको, ठीक है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल इफ्तार करना है आप लोगों ने। मैं जल्दी से आप लोगों के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। जल्दी जल्दी से बताइए, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था। 1929 के अंदर में पारित किया गया था, ये याद रखना है। उम्र आप लोग बताइए, एज कल ही आपको बताया था मैंने इसकी एज, और इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। तो 1929 के अंदर में जो आपका कानून बना था उसमें, ठीक है, आपकी लड़कियों की उम्र कम से कम 16 साल थी और लड़कों की उम्र कम से कम जो है 18 साल। तो मतलब जो 1929 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था, उसमें अगर आप लड़के हो, मेल हो, ठीक है, तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल हो तो कम से कम 16 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं कमेंट में, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम के अंदर में, और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, AWS की जो एग्जाम हुई थी आप लोगों की, ठीक है, AWS की 2021 की, उसके अंदर में भी आया था गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। एक पूछा जाता है गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग किसको कहा जाता है मुगल काल के अंदर में, तो गोल्डन एज ऑफ वास्तुकला। वास्तुकला के अंदर में क्या हुआ था कि बहुत सारे भवन बनाए गए और अलग अलग प्रकार की जो मुगल तत्व थे, अलग अलग इलाके में जो यूज होते थे, उनको लेकर आया उन्होंने। जैसे मैंने आपको बिरयानी का एग्जांपल दिया कि आपकी दादी माँ अलग तरीके से बनाती थी, आपकी सासू माँ अलग तरीके से, आपकी मम्मी अलग तरीके से बनाती थी। आपने क्या किया, सबके टेक्निक को आप इकट्ठा किया और इसको इस्तेमाल किया। तो शाहजहां के समय काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर आपसे कभी पेंटिंग का पूछ ले, ठीक है, हो सकता है बीपीएससी में पूछ ले ये क्वेश्चन, हो सकता है आप लोगों से जो है सुपर टेट में पूछ ले, हो सकता है DSSS में पूछ ले, तो मुगल आर्किटेक्चर में पेंटिंग का गोल्डन एज, पेंटिंग का गोल्डन एज किसको कहा जाता है, तो पेंटिंग वाले का कहा जाता है फ्रेंड्स आपका, ठीक है, जहांगीर के समय के। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, जहांगीर का पेंटिंग का गोल्डन एज लिख लो सभी लोग, पेंटिंग का गोल्डन एज जहांगीर। हर कोई बच्चा लिख देगा कमेंट बॉक्स के अंदर में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पेंटिंग का गोल्डन एज जहांगीर किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। विश्व में जूट का अग्रणी उत्पादक कौन है, ठीक है। तमिलनाडु PCS के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि विश्व का सबसे अग्रणी कौन सा है जूट उत्पादन के अंदर में। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का 500+ लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी 500 बच्चों को ये लेक्चर समर्पित, जिन्होंने जो है फ्रेंड्स अपना यहाँ पर में समर्थन दिया है, ठीक है, यहाँ पर में, और लेक्चर को फ्यूल दिया है बेसिकली आप लोगों ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो बाकी जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सेशन को। तो इंडिया और बांग्लादेश ये है, और जूट के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, सॉइल, सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी में ये उगता है, अगर ये आप लोग बता पाए, ठीक है। तो देखिए आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पटसन या जो जूट होता है आप लोगों का, उसके सबसे अच्छे जो सबसे बड़े उत्पादक है इंडिया और बांग्लादेश है, और ये आपका एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छे उससे उगता है। तो एक बार लिख दो कमेंट में सभी के सभी लोग, जलोढ़ मिट्टी के अंदर में, ठीक है। जी हाँ, बीपीएससी के अंदर में भी ये काम आ सकता है आप लोगों का कि पटसन को उगने के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी चाहिए होती है, सबसे अच्छी मिट्टी एल्यूवियल सॉइल चाहिए होती है। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, सुनहरा रेशा, ये आपका TRE 2.0 के अंदर में आ चुका है। TRE 2.0 के अंदर में PRT वाले शिफ्ट के अंदर में आया था कि नहीं आया था ये क्वेश्चन। TRE 2 के अंदर में BPSC, TRE के अंदर में BPSC, TRE के अंदर में गोल्डन रेशा किसको कहते हैं, जल्दी बताओ आया था कि नहीं आया था। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर उन्होंने BPSC दिया है या पेपर देखा है उन्होंने, तो क्वेश्चन पूछा था ना, आगे में भी पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है। तो देखिए महलवारी बंदोबस्त आपका, मैंने आपको बताया कि महलवाड़ी बंदोबस्त में महल का मतलब ही होता है गांव, महल का मतलब क्या होता है, विलेज, जहां से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, विलेज जहां से टैक्स इकट्ठा किया जाता हो, जहां से टैक्स इकट्ठा किया जाता हो, ऐसा विलेज, टैक्स लिया जाता हो, ठीक है, तो उसको महल कहते थे। तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो है फ्रेंड्स की इधर में नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका था ना आप लोगों का, ठीक है, स्पेशली यूपी बंगाल, यूपी पंजाब वाला, जो आज का यूपी का इधर वाला इलाका और पंजाब का इलाका वो पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, उत्तर पश्चिमी प्रांत, वहां पर में स्टार्ट किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक अधिकारी ने इसको स्टार्ट किया था, और यहाँ पर में गांव का जो मुखिया होता था उसकी जिम्मेदारी थी टैक्स इकट्ठा करके लाकर देने की, ठीक है। चलिए, तो उत्तर पश्चिमी प्रांतों के अंदर में इसको शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा वाला आप लोगों का गलत है ये बताना है आप लोगों ने। महलवारी के बारे में, तो महलवारी प्रणाली के बारे में गलत है। द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ठीक है, मतलब राजस्व इकट्ठा करने की और करने की जिम्मेदारी और ईस्ट इंडिया कंपनी को लाकर देने की जिम्मेदारी जो है जमींदार को दी गई थी। पहला ही गलत है, जमींदार को नहीं दी गई थी। किसको दी गई थी आप बताएंगे। टैक्स को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, जमींदार को तो नहीं दी गई थी, ये तो बात कंफर्म है, ठीक है। महलवारी के अंदर में किसको दी गई थी आप बताइए, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत वाला पूछा है आप लोगों से, ठीक है। आपको देखिए हॉल्ट मैकेंजी ने इसको तैयार किया था, ये बिल्कुल सही है। मतलब इसके अंदर में क्या होता था, जो भी आपका पैसा था, कितना पैसा लिया जाएगा अलग अलग लोगों से, वो समय समय पर संशोधित होते रहता था, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं था कि परमानेंट था करके कि भाई इतना पैसा ले लिया तो इतना ही पैसा जो है आप लोगों से हमेशा आपको देना पड़ेगा, और भी पैसा जो है मतलब कम ज्यादा किया जा सकता था अमाउंट, जो भी आपके ऊपर में टैक्स लगाया गया है। और 1822 के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। गांव के मुखिया को विलेज हेडमैन जो होता था, जो गांव का मुखिया होता था, उसको दी गई थी गांव ये जिम्मेदारी कि भाई तुमको जो है टैक्स इकट्ठा करके लाकर देना है, तो ये वाला गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी। 21 जनवरी 2022 को भी ये क्वेश्चन आया था सीटेट के अंदर में। आंसर करते जाएंगे सभी लोग जल्दी से। बहुत बढ़िया। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ महलवारी बंदोबस्त में राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी जो है किसको दी गई थी, तो विलेज हेडमैन को दी गई थी, गांव के मुखिया को दी गई थी। एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, देखिए थोड़ा सा ये हिल गया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाए। जी, इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दो आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, महलवारी बंदोबस्त से रिलेटेड दो कथन दिए गए हैं महलवारी बंदोबस्त से। महलवारी बंदोबस्त जो है आप लोगों का ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर में स्टार्ट किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के, जहां पर में जबकि रेवतवाड़ी सेटलमेंट जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी मतलब साउथ इंडिया में स्टार्ट किया गया था। ये बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। महलवारी बंदोबस्त इधर में स्टार्ट किया गया था, नॉर्थ वेस्ट में, बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में महलवारी। और जो रेवतवाड़ी सेटलमेंट था, रेवत का मतलब ये होता है किसान, डायरेक्ट किसानों से पैसा लिया जाता था, गांव के मुखिया भी नहीं, डायरेक्ट किसान को बोलेंगे कि हमको दो पैसा, साउथ इंडिया में। पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, पहला डिफरेंस बिल्कुल सही है महलवारी और रेवतवाड़ी में। महलवारी सेटलमेंट में गांव का मुखिया जो है वो टैक्स इकट्ठा करता था, जबकि रेवतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में डायरेक्टली जो है कल्टीवेटर से कंपनी पैसा लेती थी। डायरेक्टली जो कंपनी थी वो कल्टीवेटर मतलब किसानों से डायरेक्ट पैसा लिया जाता था, कोई मिडल मैन नहीं था उसमें, ना तो जमींदार थे ना ही गांव का मुखिया बीच में होता था। तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर में विलेज हेडमैन जो है वो पैसा देता था डायरेक्ट, यहाँ पर में इकट्ठा करता था और कंपनी को देता था, यहाँ पर में डायरेक्टली किसानों से पैसा लिया जाता था रेवतवाड़ी सेटलमेंट में। तो रेवतवाड़ी सेटलमेंट साउथ इंडिया में मद्रास प्रेसिडेंसी में लगा था और ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर में, तो दोनों बिल्कुल सही है। बोथ जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे का, ठीक है। तो बोथ, ठीक है, ए एंड बी आर करेक्टली एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन द टू रेवेन्यू सिस्टम। बोथ मतलब दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे के सही जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, ये बिल्कुल सही आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हॉल्ट मैकेंजी नाम का किस भूमि बंदोबस्त की नीति से जुड़ा है। हॉल्ट मैकेंजी नाम केवीएस लाइब्रेरियन की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग, ये बिल्कुल बीपीएससी में भी काम आएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनहरा रेशा दिखाया कि नहीं दिखाया, ठीक है, गोल्डन जूट, ठीक है, गोल्डन जो है फाइबर आपको बताया मैंने, तो आपसे पूछा जा सकता है तो हॉल्ट मैकेंजी का नाम किस भूमि बंदोबस्त की नीति से जुड़ा है, तो महलवारी बंदोबस्त से जुड़ा है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, रेवतवाड़ी सेटलमेंट थॉमस मुनरो, ठीक है, और महलवारी सेटलमेंट हॉल्ट मैकेंजी। देखिए नाम कौन सा किसके साथ में जुड़ा हुआ है। परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत जो है वो बिल्कुल बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। यहां पर मैं आप लोग इस चीज को देखिए कि यहां इस इलाके में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला रेवतवाड़ी सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स, वैसे तो अलेक्जेंडर रीड ने इसको सबसे पहले ट्राई किया था, ठीक है, दक्षिण भारत में, लेकिन उसको पूरे मद्रास प्रांत में लागू करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है, ठीक है, आपके इन्हीं को दिया जाता है, आपके थॉमस मुनरो को, पूरे बंगाल प्रांत के अंदर में लागू करने का श्रेय, ठीक है, पूरे बंगाल के अंदर में लागू, पूरे इसके अंदर में। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका, दूसरा वाला भी, ठीक है। तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, महलवारी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी ने इसको लगाया था इधर वाले इलाके के अंदर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही जोड़ियां लगी हुई है आपकी, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में
ब्लैंक राजस्व संपत्ति है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है। ये आपका एसएससी स्टेनो में और सीटेट के अंदर में भी आ चुका है आपका, कि ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है, क्या किसको एक राजस्व संपत्ति मानते हैं जो गांव या गांव का समूह हो सकता है? तो महल को। महल जो है एक गांव या गांव का समूह भी हो सकता है जहां से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो राजस्व इकट्ठा करने वाले जो गांव या गांव का समूह होता है उनको महल कहते हैं। और जहां पर में ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई थी जहां गांव के मुखिया को बोला जाता था टैक्स इकट्ठा करो, उसको महलवाड़ी सेटलमेंट कहते थे, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जूट इज अ रबी क्रॉप। जूट जो है वो रबी की फसल है आप लोगों की, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों का, मतलब जो है जूट रबी के फसल में उगाया जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जूट जो है आप लोगों का, रबी का मतलब होता है ठंड के मौसम में उगाई जाने वाली फसल। तो इसको ठंड के मौसम में नहीं उगाया जाता, इसको खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल, मतलब कि वर्षा ऋतु में इसको उगाया जाता है, क्योंकि इसको बहुत हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है। अभी आपको बताया ना मैंने, जूट को क्या चाहिए होता है, जूट को यहां पर मैं आप लोग देखिए, जूट जो है उसको उच्च तापमान और भारी वर्षा की जरूरत होती है, हैवी रेनफॉल। तो उसको हैवी रेनफॉल कब मिलेंगी, आप खुद बताइए, उसको हैवी रेनफॉल कब मिलेंगी? हैवी रेनफॉल जो है फ्रेंड्स उसको मिलेंगी, ठीक है, बारिश के मौसम में, खरीफ के समय में। तो खरीफ की फसल है ये आपकी, रबी की नहीं है। जूट जो है उसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ये बिल्कुल सही है, मतलब आर्द्र जलवायु चाहिए होती है, थोड़ा गीला गीला सा हो, नमी हो हवा में, और उच्च तापमान भी हो साथ ही साथ, तो दोनों एक साथ चाहिए उसको। कल्टीवेशन ऑफ जूट इन इंडिया इज मेनली कन्फाइंड टू ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। ज्यादातर जो भारत का जो जूट का उत्पादन है वो ईस्टर्न रीजन में, बंगाल वाले इलाके के अंदर में होता है, ठीक है। बंगाल का जो इलाका है आप लोगों का, वहां पर में होता है, ऐसा कहा जा रहा है आप लोगों का। तो ये बिल्कुल सही है, बंगाल का, पश्चिम बंगाल जो है फ्रेंड्स वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। इवन बिहार वगैरह के इलाके में भी जूट का उत्पादन होता है आपका, ठीक है। तो जूट का उत्पादन भारत में ज्यादातर पश्चिमी भारत के अंदर में ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल वगैरह वाला इलाका, बिहार वाला इलाका उधर में, और बांग्लादेश के अंदर में भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 2 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आपका, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वायुमंडल को धारण करती है, मतलब जो वायुमंडल है भारत, जो हमारे पृथ्वी का, वो हमारे आसपास में क्यों है, हवा क्यों है हमारे आसपास में, ऐसी भाग क्यों नहीं गई हवा? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी तरफ में खींच रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। एटमॉस्फेयर जो है उसमें कुछ ही गैसेस होती है, केवल कुछ गैसेस होती है, केवल कुछ गैसेस होती है, नहीं भाई बहुत सारी गैसेस होती है उसके अंदर में। केवल कुछ गैसेस बोलकर मतलब क्या, उसमें गैसेस नहीं होती भाई, बहुत सारी गैसेस होती है उसके अंदर में, ओके। तो ये वाला आप लोगों का क्या है, सेकंड वाला आप लोगों का जो है वो गलत हो जाएगा, सेकंड वाला गलत है। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर ओनली लैंड एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर। देखिए एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कि बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है आपका जहां हवा भी मौजूद हो, एयर भी हो, ठीक है, जहां वाटर भी हो मतलब हाइड्रोस्फीयर हो, और वहां पर में लिथोस्फीयर मतलब जमीन भी हो, लैंड भी हो। तो जहां तीनों चीज होती है वहां पर में क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है, जीवन। और जहां जीवन होता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर आपका ओनली लैंड एंड एयर नहीं है, लैंड एयर और वाटर भी है, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए इज ट्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके तरफ में, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, ठीक है। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहां पर में लैंड, ठीक है, जहां पर में लैंड, एयर और साथ ही साथ वाटर भी मौजूद होता है, उसी को आप लोग जो है बायोस्फीयर या जैव मंडल, जीव मंडल कहते हैं उसको आप लोग, जीव मंडल, क्योंकि यहां पर ही जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, जीव मंडल, ठीक है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट के अंदर में देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेगा, ठीक है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा आपका, कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर में की गई थी आप लोगों की? तो इसकी स्थापना लाहौर, कराची, अमृतसर, कहीं पे भी नहीं की गई थी, नन ऑफ द अबव, दिल्ली में की गई थी फ्रेंड, दिल्ली के अंदर में, फिरोज शाह कोटला में। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितने लोगों का सही था जल्दी बताइए, यहाँ पर में हाथ ऊपर करके बताइए कि जल्दी से सही था सर। देखिए इसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर में हुई थी, और यहाँ पर में एग्जामिनर ने आप लोगों को क्या किया है, ए बी सी में से कहीं पे भी दिल्ली नहीं दिया और एक नन ऑफ द अबव दे दिया है। तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, और 1928 के अंदर में हुई थी, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके संस्थापकों में भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु,
चंद्रशेखर आजाद, मतलब भगत सिंह और उनके साथी लोग जो है इसके संस्थापकों में से थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट बॉक्स के अंदर में आप लोगों का इसका आंसर आ जाना चाहिए आप सभी लोगों का। ठीक है, जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, सभी लोग जल्दी से। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर में ही पूछा गया था। ठीक है, और हम लोग आगे में भी उसको जो है करेंगे, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपका आगे आते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में सोशलिस्ट आर्मी का संस्थापक जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या ठीक है एसोसिएशन के नाम से भी इसको जानते हैं, तो भगत सिंह थे इसके। ठीक है, भगत सिंह ओनली वन। जतींद्र नाथ, अजय घोष, फणींद्र नाथ घोष, ये सब लोग नहीं थे, तो आंसर इज ओनली ए, इसका सही है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र को कभी कभी छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको छोटे तिब्बत के नाम से भी जानते हो आप लोग? लिटिल तिब्बत या छोटे तिब्बत के नाम से भी जानते हैं, या आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, लिटिल तिब्बत के नाम से किसको जाना जाता है? लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, छोटा तिब्बत या लिटिल तिब्बत किसको कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है, और सेम क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का टीआरई के अंदर में भी आया था कि लिटिल तिब्बत किसको कहा जाता है। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों के सभी के इतने ज़्यादा प्यार के लिए, लाइक एंड शेयर के लिए। अभी तक भी जिन भी बच्चे ने सेशन को लाइक या शेयर नहीं किया, वो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करता रहेगा फ्रेंड्स, ताकि आगे में भी ऐसे ही सेशंस आप लोगों को करवाता रहूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा जो आप लोग मेरे को कमेंट में आंसर्स बताओगे। ठीक है, आप लोग बताइए मुझे कि सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोगों को बताना है कि जूट या पटसन जो है इसको उगाने के लिए कौन सी वाली मिट्टी, कौन सी सॉइल की जरूरत होती है, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादककर्ता कौन से देश है, कौन से दो देश है जो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करते हैं? 1, 2 आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, जूट के बारे में इसको और किस नाम से जाना जाता है? जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था, बाल विवाह निषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, रिस्ट्रेन एक्ट 1929 का जो था बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है, उसके अनुसार मेल की और फीमेल की एज कितनी थी? आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर में बता पाते हैं। तो कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। बाकी हम लोग जो है वो मिलते हैं हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में भी। जितने भी बच्चे जो सीटेट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा के साथ में सीटेट के लिए, वो 76 ठीक है 11 101 101 ठीक है 76 11 101 101 इस नंबर के ऊपर में, या फिर फ्रेंड्स आप लोग 75 ठीक है आप लोगों का जो 96 97 888 444 इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप करके जो है फ्रेंड जानकारी ले सकते हो। कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या फिर टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जो है ऐप वो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में भी आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।